अब मैं आपके सामने बहुव्रीहि समास विधायक दो अन्य सूत्रों पर मत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उनमें से जो पहला सूत्र है वो है तत्र तेन एदम इति स्वरूपे। ये भी बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र है और इस सूत्र का अर्थ समझने के लिए वृत्ति को समझना अनिवार्य है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको दो शब्द जो हैं, एक तो तत्र और तेन, इनके विषय में बता देती हूँ। हम सब जानते हैं कि जो तत्र है वो जो है तरल प्रत्यय लगकर बनता है और ये सप्तमी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और तेन जो है वो तृतीया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सूत्र का अर्थ वृत्तिकार ने किया उसको हम देखेंगे। तो उन्होंने तत्र के स्थान पर लिखा सप्तम्यन्ते, और ये द्विवचन में है। सप्तम्यन्ते, सप्तम्यन्ते सप्तमी द्वितीय जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, ये सप्तमी नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो सप्तम्यन्ते मीन्स प्रथमा द्विवचन, अर्थात सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाले दो पद। समास कर रहे हैं तो एक पद में तो होता नहीं, एक से अधिक पद होता है, दो पदों में हो रहा है समास। और किस अर्थ में, देखिए उन्होंने कहा ग्रहण विषय। अब ये ग्रहण विषय कहाँ से लिया इन्होंने, तो ग्रहण विषय जो इन्होंने लिया है ये इति जो कहा ना, इति, तो इति से इन्होंने सप्तम्यन्ते ग्रहण विषय, किस विषय में किस अर्थ में समास हो रहा है ये इति से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सप्तम्यन्ते ग्रहण विषय, सप्तमी में समाप्त होने वाले जो सुबंत हैं उनका ग्रहण विषय में, ग्रहण में ग्रहण करना, और स्वरूपे, और वो सप्तम्यंत कैसे होने चाहिए, स्वरूपे, समान रूप वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे तत्र, इति और स्वरूपे, इनको लेकर जब हमने ये अर्थ किया वृत्ति के अनुसार का, उसका अर्थ होगा सप्तम्यन्ते ग्रहण विषये स्वरूपे। तो अर्थात सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाले दो पद जो ग्रहण, जिनका अर्थ है ग्रहण अर्थ में प्रयुक्त हुए हों, और स्वरूपे, और वो दोनों सप्तम्यंत पद स्वरूप होने चाहिए। देखिए स्वरूपे भी द्विवचन में है और वो सप्तम्यंते के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर वास्तव में स्वरूपे जो है वो सप्तम्यंत के लिए भी है और आगे जो मैं अर्थ बताऊंगी उसके लिए भी है, लेकिन अब यहाँ एक वाक्य ये है कि सप्तम्यंते ग्रहण विषय स्वरूपे, ये तत्र के लिए आया है। और दूसरा है, अब तेन का अर्थ मैंने आपको बताया तृतीया के लिए प्रयुक्त होता है तेन, तो इसलिए कहा तृतीयांते। अब तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाले जो दो पद हैं, तो तृतीयांते च, अब इति से यहाँ पर तृतीयांत के लिए अर्थ होगा प्रहरण विषय। प्रहरण विषय में प्रहार करना जब अर्थ हो, तो इदम युद्धम प्रवृत्तम इति अर्थे। अब अर्थ किस में होगा, प्रहरण का विषय हो या ग्रहण का विषय हो, दोनों ही विषयों में इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस अर्थ में ये युद्ध प्रवृत्त हुआ है, ये युद्ध आरंभ हुआ है, इस अर्थ में समास होता है। ये थोड़ा सा भले ही इसमें तीन पद हैं इस समास, इस सूत्र में, परंतु इस सूत्र को समझने के लिए हमें वृत्ति का सहारा भी लेना पड़ेगा और स्वयं भी समझना पड़ेगा इसको। तो इसमें आगे मैं पहले इसको पूरा करती हूँ, फिर आपको अलग अलग से स्पष्ट करूंगी उदाहरण के माध्यम से। तो अर्थ किस अर्थ में समास हुआ, इदम युद्धम प्रवृत्तम इति अर्थे, यह युद्ध प्रवृत्त हुआ है, ये युद्ध किया गया है, इस अर्थ में समास किसका होगा, सप्तम्यंत पदों का और तृतीयांत पदों का। और विषय, सप्तम्यंत पद का विषय क्या होगा, ग्रहण विषय, और तृतीयांत का क्या विषय होगा, प्रहरण विषय। ग्रहण करना, प्रहार करना, दोनों का अलग अलग जो है, दोनों अलग अलग विषयों में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन स्वरूपे जो है ये दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ। सप्तम्यंत के लिए भी स्वरूप होना चाहिए, अर्थात दोनों पदों का रूप समान होना चाहिए, और तृतीयांतों में जब समास होता है तो वो तृतीयांत भी दोनों पद समान होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब एक जो तो समस्येते तो हो गया कि इस अर्थ में उनका समास होता है, लेकिन क्या द्योतित होना चाहिए, तो उसमें कहा कर्म व्यतिहारे द्योत्य। ये बहुत आवश्यक चीज है कि कर्म का व्यतिहार द्योतित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए।
कर्म का व्यतिहार का अर्थ होता है कि जो कर्म कर रहे हैं सप्तम्यंत पदों के द्वारा और तृतीयांत, वो कर्म व्यतिहार होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए प्रहार किया जा रहा है और एक तरफ से प्रहार हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा, इसको कर्म व्यतिहार नहीं कहेंगे। कर्म व्यतिहार मीन्स रेसिप्रोकेट करना, अर्थात जो काम वो करे वही काम दूसरा भी करे, तभी उन दोनों जो है पदों में समास होगा। तो कर्म व्यतिहारे द्योत्ये, जब कर्म व्यतिहार द्योतित हो तब बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इति शब्दात अयम विषय विशेषो लभ्यते। ये जो विशेष विषय हमने कहा, ग्रहण विषय और प्रहरण विषय, ये इति शब्द से प्राप्त हुआ है। ये मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया है। तो अब जब तक हम इनको उदाहरणों से नहीं देखेंगे तब तक हम इस सूत्र की समुचित व्याख्या नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसका उदाहरण ग्रहण विषय के संबंध में देती हूँ। जैसे हम कहते हैं केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। तो पहले मैं सबसे पहले बताती हूँ कि ये समस्त पद कौन सा होगा। ये समस्त पद इससे जो बनता है वो होता है केशा केशी। केशा केशी का अर्थ ये प्रस्तुत जो हमारे पास विग्रह दिया उसके द्वारा प्राप्त हो रहा है। केशा केशी का मतलब होता है केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। अब केशा केशी युद्धम, अब केशा केशी देखिए, इस केशा केशी युद्धम और आगे भी जो आएगा हमारे पास दंडा दंडी युद्धम, इनको देखकर हमें ये स्पष्ट होता है कि आचार्य पाणिनि के समय में ये जो मल्ल युद्ध होते थे वो उनका बहुत अधिक प्रचलन था, क्योंकि डंडों से प्रहार करके युद्ध करना और फिर मल्ल युद्ध जिसमें कि हम भुजाओं के द्वारा भी आगे उदाहरण होगा कि मुट्ठी से मुट्ठी का प्रयोग करके युद्ध करना। तो ये सारा जो है, जो इस प्रकार के खेल भी होते थे या युद्ध किए जाते थे, उनके विषय में इन पदों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ सबसे पहले कहा केशेषु केशेषु गृहीत्वा। तो देखिए बाल पकड़कर जैसे युद्ध होना, जैसे झगड़ा जो होता है, लड़ाई हो जाती है, तो बाल खींच खींच के, जैसे एक ने दूसरे के बाल पकड़ लिए और दूसरे ने पहले के बाल पकड़ लिए, तो यहाँ पे देखिए तो और वो लड़ाई युद्ध हो रहा है। तो यहाँ केशेषु केशेषु, इनमें केश और केश हो जाएगा ना, सप्तम्यंत हैं ये दोनों, केशंगी और केशंगी। तो अब ये दोनों सप्तम्यंत पद हैं। मैं ऊपर सूत्र के द्वारा आपको स्पष्ट करती हूँ कि सप्तम्यंत पद होने चाहिए। तो सप्तम्यंत पद हैं दोनों, केशेषु केशेषु। और ग्रहण विषय है, तो मैंने कहा केशेषु केशेषु गृहीत्वा, गृहीत्वा मीन्स पकड़कर, बालों को पकड़कर, और दो के बीच में है तो युद्धम और युद्ध हुआ है, युद्ध प्रवृत्त हुआ है। तो यहाँ पे और समान रूप वाले हैं। देखिए दोनों केश शब्द हैं और दोनों समान रूप वाले हैं, पहला भी केश है दूसरा भी केश है। तो सप्तम्यंत है, ग्रहण विषय है, दोनों समान रूप वाले हैं, और किस अर्थ में, प्रहरण विषय, अर्थात प्रहरण विषय नहीं, यहाँ इसमें युद्ध प्रवृत्त हुआ है, युद्धम प्रवृत्तम, इस अर्थ में यहाँ पे समास हुआ है। तो यहाँ ये समास प्रस्तुत सूत्र द्वारा हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसमें किस में समास करेंगे, केश और केश में। सुप विभक्तियों का तो लोप हो गया, तो केश केश में जो हम समास करेंगे ये तत्र तेन एदम इति स्वरूपे सूत्र द्वारा समास होगा। तो जब हम समास करते हैं तो केश केश ये रूप बनता है। इसी तरह से देखिए दूसरा भी मैं उदाहरण आपको प्रहरण विषय का भी उदाहरण साथ ही देती हूँ, और वो उदाहरण है दंडा दंडे, जो समस्त पद बनता है दंडा दंडे। और इसका जो अर्थ है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और इसका अर्थ है कि दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, अर्थात वो युद्ध जिसमें जो दोनों हैं वो परस्पर डंडे से प्रहार करके युद्ध कर रहे हैं। तो जिस युद्ध में दो में दंड से प्रहार करके युद्ध हो रहा है, तो देखिए दोनों ही पद हैं समान रूप वाले, दंड और दंड। और यहाँ पे क्या है, तृतीयांत है, दंडई ही, दंड शब्द और तृतीया भक्ति में दंड ही बनता है। और प्रहरण का विषय है
यहाँ दंड दंड पकड़ कर युद्ध नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे यदि हम कहेंगे कि डंडा पकड़ा हो उसने भी और डंडा पकड़ा हो उसने ही और युद्ध हो रहा है, यहाँ समास होगा तो ये नहीं होगा। अपितु क्या है कि दंड के द्वारा जब एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है तो ये युद्ध प्रहार करते हुए दो में युद्ध हो रहा है, और दो में अधिक में नहीं, दो में समास हुआ है। कहीं पर दो व्यक्ति डंडे हाथ में लिए हुए, एक ने भी लिया दूसरे ने भी, और युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध को हम कहेंगे दंडा दंडी युद्धम। तो दंडा दंडी युद्धम, तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दंड और भिस तृतीया बहुवचन और दंड भिस, तो इन दोनों में जब हमने ये समास होगा। ये किस तरह से समास बनेगा मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आपको मैं अर्थ विशेष में बता रही हूं कि किस तरह से युद्ध अर्थ में ये समास होता है, द्योतित हो। अब समास करने के बाद हमारे पास क्या बना, तीसरा भी मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मुष्टि मुष्टि। अब मुष्टि मुष्टि, मुष्टिना मुष्टिना प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, अर्थात मुट्ठी बांधकर जैसे प्रहार करते ना, एक ने एक के ऊपर मुट्ठी से प्रहार किया, दूसरे ने भी मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। ये तो हमारे रेसलिंग जो होती है, पहलवानी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मुट्ठियों से प्रहार जो है वो करते हैं खिलाड़ी एक दूसरे पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये खेल जो है हमारे प्राचीन काल में ही प्रसिद्ध था। तो जब मुष्टि और मुष्टि में हम करेंगे तो मुष्टिना मुष्टि टाप तृतीया विभक्ति में, मुष्टि टा तृतीया विभक्ति, तो दोनों में जब समास किया तो तृतीया का लोप हो जाता है, तो मुष्टि मुष्टि ये रूप हमारे पास बनेगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि हमें बनाना है केशा केशी समस्त पद, इसी तरह दंडा दंडी बनाना है, मुष्टि मुष्टि बनाना है। तो ये किस तरह से बनेगा, तो देखिए एक सूत्र अब यहाँ प्राप्त होगा, इच कर्म व्यतिहारे। अब यहाँ पे कहा कि कर्म व्यतिहारे यो बहुव्रीहि तस्मात् इच स्यात् समासान्तः, अर्थात वह बहुव्रीहि समास जो कर्म व्यतिहार अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। मैंने अभी आपको कर्म व्यतिहार के विषय में स्पष्ट किया है कि कर्म व्यतिहार मीन्स एक जो कर्म कर रहा है दूसरा भी वही कर्म, दोनों कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति मुट्ठी से प्रहार कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है तो वो कर्म व्यतिहार नहीं कहलाएगा। तो कर्म व्यतिहार जो है परस्पर दोनों ही वो कार्य कर रहे हैं जिससे प्रहार किया जा रहा है, तो और बहुव्रीहि समास हुआ तो तब समास के अंत में इच प्रत्यय होगा। तो अभी जो मैं आपके सामने उदाहरण रखे हैं उनमें मैं आपको यहाँ इच प्रत्यय के द्वारा किस प्रकार से रूप बनेगा उसके स्पष्ट करती हूँ। जैसे केश, केश अभी हमने निष्पन्न किया था समास करने के बाद, और अब समासांत प्रत्यय इच है तो केश केश समास के बाद इच प्रत्यय होगा। और तो इच प्रत्यय करने के बाद इच का केवल मात्र ई शेष रहता है। तो जब हम इसको ई साथ में जोड़ेंगे तो अ का यस्येति च से लोप हो जाता है, केश के अ का, और ई उसमें जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाएगा केश केशी। इसी तरह से दंड, दंड में भी इच प्रत्यय करेंगे, बहुव्रीहि समास हुआ है और कर्म व्यतिहार अर्थ में हुआ है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी दंड दंडी इस प्रकार से बनेगा। अब मुष्टि मुष्टि, इसमें भी जब हम इच प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास मुष्टि मुष्टि ये रूप बनेगा। अब देखिए इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, तो ये आपके सामने अग्रिम सूत्र है और वो सूत्र है अन्येषामपि दृश्यते। तो इस सूत्र की वृत्ति है इचि कर्म व्यतिहारे बहुव्रीहौ पूर्व पदान्तस्य दीर्घः। तो यहाँ पे कहा कि इच प्रत्यय परे हो और कर्म व्यतिहार अर्थ हो और बहुव्रीहि समास हो, ये तीनों बातें आवश्यक हैं। इच प्रत्यय किया गया हो समासांत, कर्म व्यतिहार अर्थ हो वहां, और वो बहुव्रीहि समास हो। तो जो पूर्व पद है, दो पदों में समास था ना, तो जो पूर्व पद है उसके अंत में दीर्घ हो जाता है। पूर्व पद का जो भी अंतिम वर्ण है स्वर ही होना चाहिए, तो उसको दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे आपके पास मैंने अभी केश केशी बनाया है आपके सामने, केश केशी, दंड दंडी और मुष्टि मुष्टि, इस तक हम बना चुके हैं। और अब जो है
इच ये दीर्घ करना है तो किसको दीर्घ करेंगे? पूर्व पद। तो केश जो पूर्व केश है उसके श का जो ओ है उसको जब हम दीर्घ करेंगे तो केशा बन जाएगा। तो केशा केशी ये रूप बनेगा। और इसी तरह दंड के ड के आकार को दीर्घ करेंगे तो दंडा दंडी बनेगा। और उसके बाद मुष्टि जो है इसके मुष्टि के जो ई है इसको दीर्घ करेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा तो मुष्टि। अब जो दूसरा वाला मुष्टि है वो दीर्घ इकारांत कैसे है इसको भी समझना अनिवार्य है, क्योंकि ऊपर ये मुष्टि मुष्टि ह्रस्व इकारांत है, लेकिन जब हम इसमें इच प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पे जो दीर्घ होने के बाद मुष्टि बनता है यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे मुष्टि मुष्टि ये जो है हमारा रूप इस प्रकार से बनता है। उसके बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो है हम जब प्रयोग करते हैं तो केशा केशी दंडा दंडी मुष्टि मुष्टि ये नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होंगे क्योंकि ये युद्ध के लिए आया है। इसी प्रकार से देखिए अगला एक और उदाहरण है जो बाहु बाहवी, ये भी बहुव्रीहि समास है। और बाहु बाहवी किस प्रकार से बनता है, क्योंकि कुछ भिन्न इसमें और भी कार्य होते हैं, तो इसलिए पहले हम इसको विग्रह करेंगे। और ये है बाहु बाहु च गृहीत्वा युद्धम प्रवृत्तम। ये उस दृश्य की स्मृति दिलाता है कि जहां पर एक दूसरे की भुजा में भुजा डालकर जो युद्ध किया जाता है, भुजाएं भुजाएं पकड़कर जब युद्ध होता है तो वो होता है बाहु बाहु च गृहीत्वा। देखिए अगर हम यहाँ पे कहें बाहु बाहोना या बाहुवा बाहुवा च प्रहृत्य, तो ये नहीं, बाहु बाहु से प्रहार, भुजा भुजा से प्रहार नहीं होता, भुजाएं भुजाएं पकड़कर युद्ध किया जाता है। तो ये तो हम अर्थ जो है उसी से हम जान सकते हैं लोक व्यवहार से। तो यहाँ बाहु सप्तमी भक्ति है, बाहु शब्द से तो दोनों में सप्तमी है, तो और ग्रहण विषय है तो इनमें और युद्ध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र जो है तत्र तेन इदमिति स्वरूपे सूत्र द्वारा समास होने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसका अलौकिक विग्रह है बाहु ङी, सप्तमी में ङी होगा और बाहु ङी, इन दोनों में जब समास होगा तो समास होने के बाद विभक्ति लोप होकर बाहु बाहु रहेगा। और फिर हम यहाँ पर जो बाहु जो इच प्रत्यय भी करेंगे, वो जो पूर्व सूत्र से हमने किया है कर्म व्यतिहार है तो इच प्रत्यय होगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। इच प्रत्यय करने के बाद हम अन्येषाम् अपि दृश्यते सूत्र द्वारा यहाँ पे बाहु के उकार को दीर्घ भी करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास बाहु बाहु और इच ये स्थिति होती है। तो अब यहाँ पर देखिए बाहु का उ और ई, यहाँ पर हम दो कार्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे उ को जो है यण प्राप्त हो रहा है, तो परंतु यहाँ पे यण का नहीं होगा, और क्योंकि यण करने से जो निष्पन्न होने वाला रूप है बाहु बाहवी अभीष्ट रूप नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए देखिए सूत्र है और गुणः, अर्थात उ वर्णांतस्य भस्य गुणः स्यात् तद्धिते। ये स्मरण रहे कि इच प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो तद्धित प्रत्यय के सूत्र हैं, तो ये इच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तो इन्होंने सूत्र में कहा कि जो भी उ वर्णांत भ है उसको यदि तद्धित प्रत्यय परे हो तो गुण हो जाता है। तो यहाँ पे जो बाहु का उकार है ये भ है, यचिभम सूत्र, ये पूर्व में संधि प्रकरण में जो है हमने परिभाषाओं में इसको पढ़ा है। तो ये जो उ है ये भ संज्ञक है, तो भ संज्ञक होने के कारण यहाँ पे इस सूत्र के अनुसार उस भ संज्ञक को गुण हो जाता है यदि उसके परे तद्धित हो। तो इच प्रत्यय तद्धित है, बाहु का उ भ संज्ञक होने के कारण इस उ को गुण हो जाएगा। तो उ को जब गुण होगा तो उ के स्थान पर गुण क्या होगा, ओ। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी, बाहु बाहो और इच का ई। और अब हम इसको जब संयुक्त करेंगे तो बाहो और ई जो है इसको हम पुनः संधि करेंगे, एचो एवा यावा से ओ के स्थान पर अब हो जाएगा, तो बाहव और ई बाहवी, तब हमारा रूप सिद्ध होगा बाहु बाहवी।
तो इस प्रकार से बाहु बाहवी का अर्थ है वह युद्ध जो बाहु के द्वारा बाहु पकड़कर, एक दूसरे की बाहु भुजा को पकड़कर जो युद्ध किया जाता है उसे बाहु बाहवी युद्ध कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने ये आपको उस समास से संबंधित जो सिद्धियां हैं उनको स्पष्ट किया। अब क्योंकि हमने और गुणा सूत्र पढ़ा है और गुणा में यदि हम देखेंगे तो वहां पर बहुव्रीहि समास के संबंध में वो नहीं है, वो सामान्य है कि कहाँ जहां पर भी तद्धित प्रत्यय परे हो और उ वर्णांत भ संज्ञक हो तो उसको गुण होता है। तो उसी संदर्भ में हम आगे जो है ये एक वार्तिक है और उस वार्तिक को देखेंगे। और वार्तिक कहता है कि संज्ञा पूर्वको विधि अनित्य, अर्थात ये जो विधि इस सूत्र में कही गई है गुण करने वाली विधि कि यदि तद्धित प्रत्यय परे हो तो उ वर्णांत को गुण हो जाता है, वो यदि संज्ञा पूर्वक हो अर्थात उस तद्धित से प्रत्यय से पूर्व का जो पद है वो संज्ञा हो, संज्ञा किसी का नाम हो तो ये विधि नहीं होगी अर्थात गुण नहीं होगा। जैसे देखिए स्वयंभुवः, अब स्वयंभू शब्द स्वयंभू शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है तो स्वयंभू जो है ये संज्ञा है। और उसके बाद जब हम स्वयंभू से संबंधित या स्वयंभू की संतान इस अर्थ को बताना चाहते हैं तो तद्धित प्रत्यय लगता है अण प्रत्यय। तो अण प्रत्यय जब किया तो अण प्रत्यय करने के बाद जो अण तद्धित है और अण प्रत्यय के बाद जो प्रक्रिया होती है तद्धितेषु अचामादे सूत्र द्वारा जो स्व का अ है ये आदि अच है, तो इसको हम क्या करते हैं वृद्धि कर देते हैं तो स्वयंभू और अ ये स्थिति बनती है। अब यहाँ पे क्योंकि उ है, उ वर्णांत है, उसके परे तद्धित प्रत्यय है तो इसलिए उ को यहाँ गुण प्राप्त और गुणा सूत्र से हो सकता था, परंतु इस वार्तिक में कहा कि नहीं, यहाँ पे यदि संज्ञा पूर्वक जो है विधि है अर्थात तद्धित प्रत्यय से पूर्व संज्ञा पद है तो यहाँ पे जो है तद्धित परे होने पर भी गुण नहीं होगा। तो यहाँ पे गुण प्राप्त होने पर भी इस वार्तिक से नहीं होगा और नहीं होगा तो फिर यहाँ पे उ के स्थान पर उवंग आदेश हो जाता है। अचिष्णु धातु ब्रुवाम इवोर इवंग इयम उवंग सूत्र द्वारा यहाँ उवंग होगा। जब उवंग होता है तो भू के उ के स्थान पर उव हो जाएगा और उसमें अ मिलाएंगे तो स्वयंभुव बनेगा और फिर अकारांत होने के कारण पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन स्वयंभू की संतान स्वयंभुव बनेगा। यदि ऐसा नहीं होता वार्तिक तो यहाँ पे स्वयंभोव स्वयंभो ये इस प्रकार से स्वयंभव बनता जो कि जो है वो अभीष्ट नहीं है। अब देखिए हमने जो सूत्र अभी किया था जो अन्य जो सूत्र था तत्र तेनेदम इति स्वरूपे, इस सूत्र में स्वरूपे कहने का क्या प्रयोजन है इसको स्पष्ट करना अनिवार्य है और वो यहाँ पर इसको स्पष्ट करते हुए कहा स्वरूपे इति किम। टीकाकार ने इसको बताया कि स्वरूप का क्या प्रयोजन है, स्वरूपे यदि नहीं कहा होता तो क्या होता। तो यहाँ पे देखिए यदि हम एक वाक्य प्रयोग करते हैं हलैहि मुसलैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम या वृत्तम, तो अब यहाँ पे युद्ध भी द्योतित हो रहा है और प्रहार भी हो रहा है, प्रहृत्य प्रहार करके, लेकिन और सप्तम्य तृतीयांत भी हैं, तृतीयांतों में समास है, हलई तृतीयांत है मुसलई भी तृतीयांत है, लेकिन दोनों स्वरूप नहीं है। कर्म व्यतिहार भी है, वो हल से जो है प्रहार कर रहा है, वो मुसल से प्रहार कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्वरूप नहीं है, हल और मुसल दो भिन्न भिन्न हैं। अगर हलई हलई होता फिर हो जाता, एक हल से कर रहा है एक मुसल से कर रहा है, स्वरूप ना होने के कारण ये दोनों पद जो हैं इनमें समास नहीं होगा। इसलिए जब भी हम प्रयोग करेंगे तो समस्त पद का प्रयोग ना करके हलई मुसलैश्च इसी प्रकार वाक्य का प्रयोग ही करेंगे। तो इस प्रकार से स्वरूपे का प्रयोजन मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब इसका अंतिम सूत्र है, 4 सूत्र है तो चौथा सूत्र है तेन सहेति तुल्य योगे। ये भी बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र है और इस सूत्र का जो की वृत्ति है उसको जब हम देखेंगे तो वो है तुल्य योगे वर्तमाने
सह इत्येतत् तृतीयांतेन प्रागवत। अब ये इन्होंने कहा, देखिए तेन भी यहाँ पे देखिए तृतीयांत के लिए आया है, तो कहा कि तुल्य योगे वर्तमान है। यदि तुल्य योग हो, तुल्य योग अर्थ हो, तो जो सह है इसका तृतीयांत के साथ बहुव्रीहि समास हो जाता है। तुल्य योग का जो अर्थ बताया गया वो वृत्तिकार ने बताया, युगपद कालिक क्रिया योगे इत्यर्थ। तुल्य योगे का अर्थ है युगपद कालिक क्रिया योगे, अर्थात सह का और जिसके साथ समास हुआ है, जो इससे जो अर्थ प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का युगपद कालिक मतलब एक ही समय की होने वाली क्रिया के साथ योग हो तो उसको कहते तुल्य योगे। मैं भी आपको उदाहरण के द्वारा भी इसको स्पष्ट करूंगी। और एक बात और जो इसमें कहा, असमानाधिकरणार्थम कप अभावार्थम च इदम, तो यहाँ पे देखिए ये जो समास किया गया है इसमें जो है अनेकम अन्य पदार्थ से यदि हम समास करते तो वहां पर जो है असमानाधिकरण द्वारा जो है समास नहीं हो सकता, इसलिए उससे नहीं होता। और यदि शेषो बहुव्रीहि हम कहते हैं कि वो जो है प्रथमांतों के भिन्न असमानाधिकरणों में भी हो जाता है ज्ञापन से, तो फिर वहां पर कप प्रत्यय प्राप्त होता, परंतु कप प्रत्यय जो है यहाँ पे जो है अभीष्ट नहीं है, तो इसलिए इस सूत्र को बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र के रूप में भिन्न रूप में देने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो असमानाधिकरण है, दूसरा कब अब नहीं चाहिए, इसलिए प्रस्तुत सूत्र देने की आवश्यकता पड़ी। और वो किसके लिए आया है, वो सह का समास जो है, जो उसके साथ उसका तृतीयांत के साथ समास होगा। तो यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि तृतीयांत पद बाद में लगेगा और सह पद जो है ये पहले लगेगा। तो इससे जो भी सिद्धियां होंगी किस प्रकार से प्राप्त होंगी, और इसी संदर्भ में मैं ये भी आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी कि सह के योग में और भी कौन से समास होते हैं और इस समास में और उन समासों की सिद्धि में क्या अंतर है, किस प्रकार से भिन्नता है और कैसे उनकी पहचान करेंगे, तो ये मैं आपको अग्रिम सूत्र में विस्तार से स्पष्ट करूंगी। तो तब तक के लिए आज इतना ही, और इसी को हम आगे इसकी जो उदाहरण द्वारा सिद्धि और अन्य सूत्रों के साथ तुलना करते हुए मैं आपको अग्रिम सूत्र में स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।